नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में जो हमारी चर्चा चली रही थी, उसी को आज हम आगे बढ़ाएँगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, उसके अंदर हमने देखा था कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं, उसके विषय में जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक जो यानी कि मूल जानकारी है, उसके ऊपर अपनों ने चर्चा कर ली थी। उसी को आज मैं थोड़ा-सा एक बार वापस रिवीज़न करवा देना चाहता हूँ, ताकि जो आगे की चर्चा हमारी होगी उसके साथ आप पहले की चर्चा को जोड़ सकें। ठीक है? तो मूल अधिकारों के अंदर जो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर, तो हमें यह देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 हमें मूल अधिकारों के संदर्भ में जानकारी देता है। ठीक है? क्या होते हैं यह मूल अधिकार? तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों की जो संकल्पना है, कहीं न कहीं हमें जो अमेरिका का संविधान है, उससे प्राप्त की है। ठीक है? हमने क्यों यानी कि इस विषय को आज चर्चा में लेके आए हैं और क्यों मूल अधिकारों को हमने भारतीय संविधान के अंदर जगह दी है? ठीक है? क्यों जोड़ा? तो इस चर्चा के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है, उदार लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है? उदार लोकतांत्रिक संविधान की यदि हम बात करते हैं, तो व्यक्ति के अधिकारों को यानी कि व्यक्तिवाद को कहीं न कहीं यह जो संविधान है, बढ़ावा देता है। ठीक है? व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने का अर्थ है कि यहाँ व्यक्ति के अधिकारों का, व्यक्ति के कर्तव्यों का, व्यक्ति के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है? फिर हमने देखा था कि जो यह अधिकार होते हैं, यह किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, यानी कि कौन कहाँ से हमें यह प्राप्त होते हैं और किस किस संदर्भ में प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो हम यह देखते हैं कि जो हमारी विधि निर्माण की संस्थाएं होती है, या हम कहें कि कानून निर्माण की संस्थाएं होती है। कानून निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी? जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो हमारी जो संसद है, केंद्रीय विधायिका है ना, केंद्रीय विधायिका को यह अधिकार है कि वो किसी भी विषय में जो भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है, किसी भी विषय के अंदर कानून बना सकती है। ठीक है? उस संविधान के दायरे के अंतर्गत। ठीक है? तो संविधान के अंतर्गत जो वो विधि बनाएगी, ठीक है, वो विधि किसके लिए बनेगी? तो हमें यह जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि वो जो विधि बनती है, वो जनता के लिए ही बनती है। तो कभी कभी ऐसी विधियाँ भी बना दी जाती हैं जो जनता के यानी कि कल्याणकारी ना होकर जनता के कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन कर देती है, जनता के जीवन को सीमित कर देती है। कुछ ऐसी विधियाँ भी होती है। तो उन विधियों को संरक्षण ना मिल सके, ठीक है, उन विधियों को बढ़ावा ना मिल सके जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही हो, व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही हो, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही हो, इस प्रकार की विधियों को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रकार की विधियों को सीमित करने के लिए कहीं न कहीं इन मूल अधिकारों के संकल्पना हमें भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है? यहाँ जो हम राज्य की बात करेंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इस जो मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की बात की गई है, वो किस संदर्भ में की गई है। अब ये तो बात आ गई कि राज्य के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि राज्य के विरुद्ध यह अधिकार प्राप्त होते हैं एक नागरिक को। ठीक है? क्योंकि राज्य कानून बनाएगा व्यक्ति के जीवन को सीमित करने के लिए, और व्यक्ति का जीवन सीमित ना हो सके, इसलिए ये अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है? और इनकी रक्षा कौन करता है? इनकी रक्षा करने का जो दायित्व दिया गया है, भारतीय न्यायपालिका को दिया गया है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, वो इनकी रक्षा करता है, व्यक्ति के जीवन की, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति के यदि अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान में भी ले सकता है उस मामले को। ठीक है? स्वयं संज्ञान में भी लेकर उस मामले को, उस व्यक्ति के अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है? फिर हमने आपसे चर्चा की थी कि यह जो अधिकार होते हैं, यानी कि सरकारी संस्थाओं के संदर्भ में तो प्राप्त होते ही हैं, इसके अलावा जो गैर सरकारी संस्थाएं होती है, उस संदर्भ में भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सामाजिक समुदाय होते हैं जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं, तो उन सामाजिक समुदायों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है न्यायपालिका। ठीक है? तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फिर हम बात कर रहे थे कि आखिर इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? क्या भारतीय संसद के पास इस प्रकार की शक्ति है या नहीं है? अगर न्यायपालिका उस कानून को जो संसद द्वारा बनाया जा रहा है, जो विधि संसद द्वारा बनाई जा रही है,
उस विधि के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है तो न्यायपालिका को यह शक्ति है कि उस अधिकारों की रक्षा करे, उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। तो क्या भारतीय संसद के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो इन अधिकारों को सीमित कर सके? तो हमेशा याद रखिएगा कि इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इन अधिकारों को सीमित कब किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी न्यायपालिका ने बड़े ठोस रूप से कहा है कि भारतीय संविधान की जो विधायिका है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे की संकल्पना यदि मैं बात करूं तो शायद आपको पता होगा, केशवानंद भारती जो मामला था 1973 के अंदर एक मामला निकल के आया था, उसमें मूल संकल्पना यानी कि मूल संविधान की संकल्पना निकल के आती है। कुछ हिस्से बताए थे जिसमें संविधान न्यायपालिका ने कहा था कि यह भाग जो है भारतीय संविधान का मूल भाग है, इसके साथ कहीं ना कहीं भारतीय विधायिका जो छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है, और समय समय पर हम इसका निर्धारण करते रहेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा जो है मूल संविधान का भाग है या कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उसी में चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं यहाँ आखिर की भारतीय जो संसद है इन मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, इनको सीमित कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसका क्या दायरा होगा, क्या उसकी सीमाएं होगी, किस आधार पर और किस सीमा तक इन मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यह सब निर्धारण करने का जो कार्य है वो भारतीय न्यायपालिका का है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि क्या यह परिवर्तनशील है। तो यदि प्रतिबंध लगा सकती है, इनको सीमित किया जा सकता है, तो यह परिवर्तनशील है, यानी कि इनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और वो बात मैंने आपसे चर्चा कर ही ली है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी गारंटी प्रदान करता है, तो इसका गारंटर जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो आगे आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उस संदर्भ के अंदर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, उसमें जो 14 है वो क्या कहता है, सॉरी 12 से लेकर 35 तक है। वैसे तो 12 और 13 जो है उसमें बताया गया है कि किन किन माध्यमों के अंदर यानी कि इन अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ बताई गई है। प्रॉपर यदि बात करें तो 14 से ही शुरू होते हैं मूल अधिकार, लेकिन 12 से हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आखिर हमें यह भी तो देखना होता है ना कि आखिर यहाँ किस रूप में परिभाषित किया गया है। जो 12 और 13 अधिकार है इसके अंदर क्या क्या दिया गया है वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चर्चा वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की यदि बात करते हैं तो कहाँ से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, कहाँ से अपनाया? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान से हमने अपनाया। यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य की। ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंदर क्या किया गया है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य इन मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य के संदर्भ में यदि बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा जब भी हम वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विषय के अंदर हम पढ़ते हैं तो इस राज्य का अर्थ किसी देश के रूप में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य का अर्थ लिया गया है वो किसी देश के रूप में नहीं लिया गया है। यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि इस अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य रूप में, राज्य शब्द जो परिभाषित किया गया है, यहाँ राज्य का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक राजनीति होती है, जो रूप उस संदर्भ में राज्य का लिया जाता है वो रूप यहाँ नहीं परिभाषित किया गया। तो यहाँ क्या परिभाषित किया गया? यहाँ परिभाषित किया गया है कि जो हमारी केंद्रीय विधायिका है, जो हमारी केंद्र सरकार की जो विधायिका है उस संदर्भ में, फिर उसके बाद राज्य विधायिका के संदर्भ में यानी कि जो स्टेट है, स्टेट की जो विधायिका है उस संदर्भ में, और इसके बाद जो स्थानीय स्तर पर पंचायतें होती हैं या हम कहें न्यायपालिका होती है, सॉरी नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, उस संदर्भ में। इस संदर्भ में क्यों किया गया? यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस संदर्भ में क्यों किया गया? इस संदर्भ में इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 12 यह कहता है कि चाहे हो केंद्रीय विधायिका, चाहे हो स्टेट विधायिका यानी कि राज्य की विधायिका, ठीक है, चाहे फिर हो
स्थानीय स्तर पर कोई पंचायत या फिर कोई नगर पालिका, यह सभी किसके दायरे में आएगी? राज्य के दायरे में आएंगी। ठीक है, इनमें से कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जिस विधि के माध्यम से व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ठीक है, ठीक है, ये तो बात आ गई राज्य के संदर्भ में। ठीक है, और यहाँ क्या बात कही गई है? और यहाँ यह बात कही गई है कि यदि कोई गैर सरकारी संस्था, अब गैर सरकारी संस्था कौन कौन सी होगी है? आप किसी कंपनी को ले लीजिए, प्राइवेट कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी में काम करने के लिए कुछ कारीगर भी होंगे, है ना? तो वो जो कारीगर होंगे वो उस प्राइवेट कंपनी के अंदर यदि काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के भी अधिकारों की रक्षा करेगी। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने प्राइवेट कंपनी बना दी और वहाँ जो नागरिक काम कर रहे हैं वो है तो देश के ही नागरिक ना, तो जो देश के नागरिक काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, उनके अधिकारों का वो प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं शोषण कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्वयं संज्ञान में उस विषय को ले सकती है और स्वयं उस कंपनी को राज्य के दायरे के अंदर ला सकती है। तो हमेशा यहाँ याद रखिएगा, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो या फिर कोई गैर सरकारी कंपनी हो या कोई कर्मचारी हो या कोई भी अधिकारी हो, वो सभी किसके अंदर आएंगे? राज्य के दायरे के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, यह सभी राज्य के दायरे के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राज्य के दायरे के अंतर्गत आने के कारण यह कोई भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, व्यक्ति के मूल अधिकारों की यह अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ जो राज्य रूप में परिभाषित किया गया है, इस राज्य को इस स्तर पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात करते हैं राज्य की, तो हम बात करते हैं हमेशा किसी देश को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम अपने जो स्टेट का, अपने जो राज्य है, अपने जो देश है, उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी उस देश को संचालित करने वाली संस्थाएं हैं जिसके अंदर कोई व्यक्ति काम करता है, तो उस सब को हम राज्य के रूप में परिभाषित करेंगे, चाहे फिर वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। तो यहाँ इतनी बात याद रखिएगा कि आखिर अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी विधि, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस विधि का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन का क्या अर्थ होता है? पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि ऐसी कोई विधि, ठीक है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्वयं संज्ञान में लेगी। ठीक है, स्वयं संज्ञान में लेकर उस विधि को खारिज कर सकती है। ठीक है, तो यह जो 12 और 13 अनुच्छेद है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं आखिर हमारे जो समानता का अधिकार है, ठीक है, उस पर आते हैं हम। ठीक है, समानता का अधिकार, सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, आखिर हम समानता की बात कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, समानता की बात कहाँ करेंगे हम? क्या हम किसी व्यक्ति के साथ जब समानता की बात करेंगे तो किन किन आयामों के आधार पर करेंगे? ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आखिर असमानता क्या है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना कि असमानता का क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, असमानता कहाँ हो सकती है? समानता की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर असमानता व्यक्ति के साथ कहाँ हो सकती है। किसी कार्य क्षेत्र पर हो सकती है ना। और असमानता का जो क्षेत्र, असमानता को जो हम कह सकते हैं कि आयाम क्या है। ठीक है, इसके दो आयाम हैं, कौन कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक आयाम और एक होता है सामाजिक आयाम। ठीक है, प्राकृतिक आयाम कौन सा होता है? क्या प्राकृतिक आयाम के अंदर समानता स्थापित की जा सकती है? यह मेरा आपसे सवाल है। मैं आपको दोनों आयाम बता देता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या प्राकृतिक आयाम के अंदर समानता स्थापित की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा सामाजिक आयाम। पहले मैं आपके साथ प्राकृतिक आयाम की बात करता हूं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो
असमानता का प्राकृतिक क्षेत्र है। आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या उस क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति के साथ समानता की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं सामाजिक समानता की, सामाजिक असमानता की, यानी कि किन किन क्षेत्रों के अंदर सामाजिक रूप में असमानता की बात की जाती है। धनी व गरीब व्यक्ति के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति धनी है जिसके पास धन अधिक है, ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन का यानी कि कमी है, जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है वो, तो क्या यह समानता का क्षेत्र है? बताइएगा आप इस बात को। चलो मैं ही बता देता हूं, तो यह समानता का क्षेत्र है। समानता जो होती है वो सामाजिक आधार पर ही तय होती है, प्राकृतिक आधार पर समानता नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक किसी व्यक्ति का पूरा शरीर स्वस्थ है, एक कोई व्यक्ति है जो विकलांग है, तो इन दोनों में हम शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसे समानता ला सकते हैं? ठीक है, क्या एक का अंग काट कर दूसरे को दे दें, यह समानता होगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, उस विकलांग व्यक्ति को कुछ रियायत दी जा सकती है, किन किन क्षेत्रों के अंदर वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि प्राकृतिक रूप में उसके साथ समानता कर दें या उसके कुछ ऐसी मेडिसिन चढ़ा दें कि हाँ ठीक है, अभी इसके ये जो पैर नहीं है तो पैर निकल के आ जाए, हाथ नहीं है तो हाथ निकल के आ जाए। हो सकता है आने वाले समय में विज्ञान के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी इस समय इस प्रकार की प्राकृतिक समानता की हम बात नहीं कर सकते कानूनी आधार पर, ठीक है। तो सामाजिक समानता में जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि असमानता कहाँ कहाँ होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है और किसी व्यक्ति के पास कम धन है, निर्धन है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में असमानता है, वहां हम समानता स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? स्वर्ण व पिछड़ा, वही आ गया स्वर्ण व पिछड़ा। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि अब तो थोड़ा सा सुधार हुआ इन चीज़ों के अंदर, अक्सर देखते हैं हमको मिलता है हमें सुधार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था अभी उतना नहीं हुआ है। तो स्वर्ण व पिछड़ा, अब देखो कुछ जाति विशेष के लोग होते हैं जो खुद को काफ़ी उच्च जाति का कहते हैं ना, खुद को स्वर्ण मानते हैं ना, और किसी को पिछड़ा मान लेते हैं। जैसे हिटलर की भी आप बात कर सकते हैं। हिटलर यहाँ खुद को एक उच्च जाति का मानता था, ठीक है। और पिछड़ा, तो पिछड़ा जो जनजाति होती है यानी कि जो निम्न वर्ग होता है उसकी जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यह भी असमानता का क्षेत्र है, यहाँ भी हम समानता स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। उच्च या निम्न, अब उच्च या निम्न वही बात आ गई ना, कोई ऊंची जाति का है कोई नीची जाति का है, तो इस प्रकार की जो शब्दावली यूज की जाती है वो इसी संदर्भ में की जाती है। तो यहाँ भी हम समानता स्थापित कर सकते हैं। धर्म के आधार पर देखते हैं कि वो हिंदू धर्म से है, वो मुस्लिम धर्म से है, वो पारसी से है, वो ईसाई है, वो ये है, वो है, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि उनके अंदर असमानता है और उस असमानता को हम दूर कर कर समानता स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत का जब विभाजन हुआ था, तो भारत का जब विभाजन हुआ था तो धार्मिक आधार पर ही हुआ था। ये बात आपको पहले मैं बता भी चुका हूँ कि भारत का जब विभाजन हुआ तो धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था भारत का, है ना। तो जो पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बना था, उसके अंदर जो व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर ही उनका जो कानून है, उनका सिस्टम चलता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो मुसलमान है उसे वहाँ के हिंदू की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं असमानता का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर समानता स्थापित की जा सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि समानता के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक समानता का क्षेत्र बताया मैंने आपको, और सामाजिक समानता का क्षेत्र, असमानता का क्षेत्र बताया। तो यह जो प्राकृतिक असमानता है इसको तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर तो समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक असमानता है इसको हम समानता के क्षेत्र में ला सकते हैं, समानता इस क्षेत्र के अंदर हम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, ठीक है। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, यह किसकी बात करता है? समानता की। 14 से लेकर 18 तक जो यह समानता की बात करते हैं सभी के सभी अनुच्छेद, ठीक है। तो जो 14 अनुच्छेद है इसके अंदर कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। इसमें यदि हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, हमारे इतिहास पर यदि हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं तो हम यह देखते हैं
इतिहास के संदर्भ में हम देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास में यदि हम लौटते हैं, जब विधि का शासन नहीं था, यानी कि जब किसी प्रकार की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, हमें कोई कानूनी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, चाहे हम मुगल एम्पायर के अंदर बात कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता था, धर्म के आधार पर नियम व कानून बनाए जाते थे। चाहे हम मनुस्मृति की बात कर लें या हम शरीयत की बात कर लें, तो उस समय क्या था, धर्म के आधार पर कानून बनाए जाते थे। ठीक है। और जो वहाँ का राजा होता था ना, शासक, उन कानूनों को वैधता प्रदान करता था। ठीक है। कानूनों को वैधता जब वो प्रदान करता था ना, तो उस राजा के पास, उस राजा को ही कानून का एक रूप माना जाता था, यानी कि राजा के पास ही सर्वोत्तम कानूनी शक्ति है। ठीक है। यानी कि जो राजा है ना, कानून का निर्धारण वही करेगा, उचित अनुचित कोई मैटर नहीं करता था। ठीक है। उचित अनुचित मैटर नहीं करता था, मैटर करता था कि राजा है, कानून बना दिया तो बस बना दिया। ठीक है। मैटर ये नहीं करता था कि क्या यह कानून सामाजिक स्तर पर वैध भी है या नहीं है, इस चीज को स्वीकार्य नहीं किया जाता था। और जो वहां का शासक वर्ग था ना, राजा वर्ग था, उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। इसे रोमन भाषा के अंदर, नहीं रोमन भाषा नहीं है, शायद मैं भूल रहा हूँ कौन सी भाषा है, उसमें यानी कि रेक्स लेक्स कहा जाता था। रेक्स लेक्स का अर्थ होता है कि राजा ही विधि है, राजा ही कानून है। रेक्स लेक्स का अर्थ होता है राजा ही कानून है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए विधि का कानून लाया गया। हम हमेशा अक्सर बात करते हैं विधि का कानून। ठीक है। विधि का कानून का अर्थ होता है कि चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, ठीक है, शासन तो विधि का ही रहेगा। तो आज के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो रेक्स लेक्स बात ना करके लेक्स रेक्स बात करते हैं, यानी कि कानून ही राजा है। उस समय क्या था, रेक्स लेक्स, राजा ही कानून है। आज क्या है, लेक्स रेक्स, यानी कि कानून ही राजा है, विधि ही राजा है। ठीक है। तो इस प्रकार की यह जो चर्चा है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अक्सर अक्सर हम क्यों कहते हैं कि विधि का शासन, इससे पहले की क्या संकल्पना थी। ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता की आपको मैंने परिभाषा बताई है कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अर्थ होता है कि जो सत्ता में, यानी कि व्यक्ति है, जैसे राजा है, उस राजा के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं होंगे। ठीक है। कानून की नज़र में वो भी क्या है, एक आम नागरिक की तरह। ठीक है। फिर बात कही गई है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण यहाँ अर्थ यह है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, उसके साथ कानून हमेशा समान रूप से लागू होगा। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक शासक वर्ग है, एक निम्न कोटि का वर्ग है, कानून उनके साथ भेदभाव करे। भेदभाव अर्थात यहाँ यह भेदभाव का जो यहाँ अर्थ लिया गया है, वो भेदभाव का यह अर्थ लिया गया है कि यदि उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे, तो उसे जमानत के रूप में 400-500 रुपये दे के छोड़ दिया, और जो अगर निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसे ताउम्र यानी कि कारावास में डाल दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। अगर यहाँ अपराध एक की सजा, किसी व्यक्ति को मारने की सजा मृत्यु दंड है, तो दोनों को ही मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है। यह है विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। तो आज हमने जो चर्चा की है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के ऊपर जो चर्चा की है, एक विस्तारित चर्चा ही की है वैसे तो, फिर भी अगर कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी तो मैं कल इनको ज़रूर आपके सामने समक्ष पेश कर दूंगा। इन यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों के ऊपर हम थोड़ा सा गहराई से चलते चलेंगे। ठीक है। ताकि आपको भी कहीं और से कुछ ना पढ़ना पड़े, और जितने भी आयाम होंगे ना इसके, मैं आपके साथ हमेशा जोड़ते हुए चलूँगा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा थोड़ा सा डीप चलेगा। ठीक है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि आप ही के संयोग से यह थोड़ा सा मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, उसी के संयोग से मैं आपके समक्ष उपस्थित हो पाता हूँ। और ज़रूर इस तरफ भी आप प्रयास कीजिए,
क्योंकि मेरा अकेले का प्रयास चल रहा है अभी फ़िलहाल, आप भी प्रयास कीजिए। तो हमने यह जो आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ा है, इसमें आज हमने थोड़ा सा विस्तारित रूप से चर्चा की है। कोशिश करूँगा कि और भी आगे इससे विस्तारित रूप से चर्चा करूँ, ताकि आपको जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है? शायद आपको भी यह चीज़ कहीं न कहीं महसूस हो रही होगी, या अगर नहीं भी हो रही है ना, तो भी आप मुझे बताइए। क्या मैं इस विषय के साथ अच्छे से जस्टिस कर पा रहा हूँ? क्या जो आपकी उपेक्षाएँ हैं इस विषय को लेके, उन पर मैं अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करके बता पा रहा हूँ? उसे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आखिर इस विषय के साथ जिस प्रकार मुझे जस्टिस करना करना चाहिए, क्या उस प्रकार मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, ठीक है? ताकि आप भी अगर इस वीडियो को टाइम देते हैं तो उस टाइम का मैं ख्याल रखूँ, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।